जय हिंद साथियों। आज जरा तूफान को समझा जाए। यह तूफान कोई समंदर का नहीं है जिसे पकड़ पाना या समझ पाना किसी आम लोगों की बस की बाहर की चीज होती है। यह लहर तो राजनीति के अंदर की है। मौजूदा समय की राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ ही राजनीतिक लहर जो है कोई गिन पा रहा है या समझ पा रहा है, या यह समझकर या मानकर बैठ गया कि एक तरफ भाजपा को संभाले हुए पीएम मोदी का चेहरा है और उनके लिए बिसात बिछाते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और दूसरे तरफ देखिएगा तो तमाम ऐसे विपक्षी राजनीतिक दलों का एक अलायंस बना जिसका नाम इंडिया है। और राजनीतिक तिक्रमों के बीच में अगर इस देश के बीच में पहली बार अगर कांग्रेस ने अगर ओबीसी का सवाल इस तरीके से भारत देश में उछाल दिया कि देश के ओबीसी प्रधानमंत्री के सामने भी मुश्किलें आ गई है। दरअसल ये लहर नहीं है, यह कोई तूफान नहीं है, यह तो पानी का वह उबलापन है, उथलापन है जो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और ये लहर जो है बिल्कुल दिखाई देती नहीं, उसे पकड़ पाना या पढ़ पाना कितना मुश्किल काम होता है। यह अब दो तरफा हो चला है। एक तरफ देखिएगा तो इंडिया अलायंस के बीच में वह कौन सी ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई है जहां पे तमाम सहयोगी को यह लगने लगा है कि अगर कांग्रेस पांचों विधानसभा राज्य के जो चुनाव है जिसे अगर जीत गया तो सवाल ये नहीं होगा कि इंडिया अलायंस मजबूत हुआ है, सवाल वहां पर यह होगा कि कांग्रेस मजबूत हो चली है और आने वाले समय में छत्रकों या सहयोगियों को किस छत के नीचे खड़े होना होगा यह उन्हें एक बार फिर से सोचना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ अगर देखिएगा तो भाजपा की अगुवाई करते हुए पीएम मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो अभी बहुत ही मजबूत नजर आती है। दरअसल भाजपा अपने तौर पे कमजोर हो लेकिन ये दोनों व्यक्ति काफी मजबूत है। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद क्या वाकई में ये दोनों शख्स क्या मजबूत रह पाएंगे या फिर कमजोर हो जाएंगे? अगर ये कमजोर होंगे तो क्या भाजपा के भीतर में कुछ मजबूत स्तंभ नए तरीके से उभर करके सामने आएंगे? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को जो प्रभावित कर सकते हैं यही वह तूफान है जिस तूफान को अगर एक एक करके अगर आप पढ़ने या समझने की कोशिश कीजिएगा तो इसमें 3-4 सवाल आपके मन में एक ही झटके में जरूर उत्पन्न होगा। इसमें सवाल जो है क्या वाकई 2024 से पहले 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के जो परिणाम इस देश के नए राजनीतिक गठबंधन के दिशा में आगे बढ़ सकता है क्या? इसमें अगला सवाल है फिर क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के और उनसे पहले की परिस्थितियों में सहयोगियों कांग्रेस के साथ टकराते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे और अगला सवाल अगर जाइएगा तो इस भारत देश के भीतर में जब लगातार चुनाव दर चुनाव में जब लोग जनता अगर सीधे यह मान चुके हैं कि 2 ही राजनीतिक दलों को आमने सामने वो देखना चाहती है तो फिर ऐसे में कोई और तीसरा राजनीतिक दल का भूमिका क्या इस समय में क्या चुनावी विषाद पर खत्म हो गया है? यहाँ पे अगला सवाल होता है कि क्या इस समय में क्या राहुल गांधी जिस राजनीतिक लकीर को जिस रेखाओं को खींच रही है क्या उस रेखाओं के आश्रय क्या कांग्रेस इतनी मजबूत हो रही है क्या वो अपने बूते 2024 का दरवाजा खटखटा पाए, या फिर वह इंडिया अलायंस के कंधे पे सवार होकर के कांग्रेस में आने वाले समय की मजबूती को देख रही है? और यहाँ पे लास्ट सवाल ये होता है क्या वाकई में भाजपा के भीतर में इस तरीके से उथल पुथल इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते हुए दौर से जो अलग अलग जगहों पे जो बगावत मोड में दिखाई दे रही है वह कहीं बड़ी होते होते दिल्ली की सरकार को छूने की स्थिति में तो नहीं आ जाएगी? इन 5-4 परिस्थितियों के इर्द गिर्द कई नाम ऐसे सामने उभर करके आ सकते हैं और उसमें सबसे बड़ा जो सवाल हो सकता है वह यह कि क्या अगर 272 के जादुई आंकड़ा अगर पीएम मोदी और शाह की जोड़ी अगर भाजपा को यह नहीं दिला पाएगी तो अगर यह आंकड़ा 50 सीट पीछे यानी 220-230 पे अगर आकर के अटक जाता है तो फिर क्या होगा? तो क्या इंडिया की सरकार बन पाएगी या फिर एक ही पल में जो छत्रकों की छटपटाहट दिखाई दे रही है मौजूदा समय में जो इंडिया अलायंस है उसके भीतर वो कूदते फांदते नए तरीके से एक नए गठबंधनों में नए सरकार की दिशा में कहीं आगे बढ़ तो नहीं चलेगा? अखिलेश यादव यूं ही कांग्रेस से नहीं टकरा गए मध्य प्रदेश के भीतर सीटों को लेकर के। दूसरी तरफ अगर देखिएगा तो आम आदमी पार्टी यानी केंद्रीय जो दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी केजरीवाल वो फिर कैसे कांग्रेस के ऊपर खामोश है? जो इंडिया अलायंस का हिस्सा वो भी है और अखिलेश यादव भी हैं
अखिलेश इस संदेश को लगातार सबको क्यों कहना चाहते, देना चाहते, और केजरीवाल के किसी भी मैसेज को कांग्रेस क्यों किसी भी रूप में उसे समझना या परखना नहीं चाहती है? यहाँ पे दो सवाल ये हो सकता है कि आपके मन में उत्पन्न हो, और यहाँ पे सवाल एक और हो सकता है कि इस समय में ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं? क्या दोनों एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं है, या दोनों का यह पता है कि दोनों का कद जो है एक सरीका, या फिर दोनों ये जानते हैं कि आने वाले समय में अगर इंडिया के भीतर में अगर बहुमत की परिस्थिति अगर नहीं बन पाई, लेकिन जोड़ तोड़ करके अगर बहुमत की परिस्थिति अगर पाने की स्थिति में अगर उभर कर आ जाते हैं, तो सवाल कांग्रेस का नहीं होगा, सवाल गठबंधन साथियों का होगा। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार को जो बात किया जा रहा था संयोजक बनाना चाहिए, तो क्या उसका विरोध ममता बनर्जी कर रही थी? अगर ममता बनर्जी जिस तरीके से लेफ्ट को दरकिनार करते हुए कांग्रेस को भी 2, 4, 5 सीटों 6 सीटों पे बंगाल में निपटा देने की सोच रहे थे, क्या वो भी दाव इस समय में क्यों धरे के धरे रह गए? ये यहाँ पे सवाल उन लहरों के बीच की राजनीतिक स्थिति परिस्थितियों की एक उभार है, जो ये कह रहा है, समझा रहा है, बतला रहा है कि आगे क्या होने वाला है। और इस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो धीरे धीरे नए तरीके से जो स्थितियां उभर करके आ रही है, अब उसमें सवाल अब तेलंगाना तक का आ गया। क्या वाकई वहां पर केसीआर और बीजेपी भाजपा अगर एक साथ नजर लोगों को दिखाई दे, तो फिर क्या वहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे क्या उभर पाएगी? यह हो भी सकता है, लेकिन जरा इस देश के एक एक किताब के पन्ने को, उस फहरिस्त को पन्ने जहां पे करीब 18 सहयोगी छत्रकों के पास लगभग 150 से ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, और दूसरे तरफ अगर देखिएगा तो कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर है, इतनी नाजुक है, इसके बावजूद में इंडिया अलायंस का सवाल हो या भारत देश के भीतर राज्य दर राज्य चुनाव को लेकर के जो जीत को लेकर के जो जगती हुई उम्मीद है, उस परिस्थिति में तमाम सहयोगियों से बड़े बड़े राजनीतिक दल पर ही नहीं बल्कि भाजपा को खुले तौर पर अपने बूते ही चुनौती देने की स्थिति में क्या कांग्रेस धीरे धीरे खड़ी हो पाएगी? एक बार फिर सहयोगियों के साथ यह सामने एक सवाल उत्पन्न होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर भाजपा और कांग्रेस दोनों ऐसी परिस्थिति में हो जहां पे सहयोगियों की मदद से ये दोनों सरकार बना सकती हो, तो ये सहयोगी किनका साथ देगा? यह एक कमजोर भाजपा की, या फिर मोदी माइनस बीजेपी, या फिर दूसरे तरफ देखिएगा कांग्रेस जो कमजोर से मजबूती की ओर आगे बढ़ती हुई इसको सहयोग करेगी? जरा देखते हैं इस सवाल को लेकर के कि क्या जो इस समय में जो सहयोगियों की स्थितियों को जरा समझने की अगर प्रयास करें, तो 18 ऐसे दल हैं सहयोगियों की, जिसमें नवीन पटनायक, जगन रेड्डी, केसीआर साहब, ये तीनों इंडिया अलायंस के अंदर नहीं है, लेकिन तीनों चोरी छिपे ही नहीं, लेकिन बाहर रह करके भी कहीं ना कहीं भी भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। तीनों के बारे में ये क्यास लगाया जाता है, जो सत्ता में आएगा उसके साथ ही ये खड़ा हो सकते हैं। उसके बाद जिक्र कर लेते हैं शरद पवार, अखिलेश, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी। यहाँ पे ममता और नीतीश जो भाजपा के साथ लंबे समय तक रह चुके हैं। शरद पवार साहब कांग्रेस से निकले हुए हैं और समाजवादी पार्टी के राजनीतिक को उसे इजाजत दे नहीं पाते कि वह भाजपा के साथ में खड़ी हो, लेकिन सवाल होता है कि उसके अपने राजनीतिक जो सौदेबाजी की इजाजत देती है, जहां बड़ा सौदा जहां खेले जाएगा, जो लंबे समय तक जो सत्ता से बाहर रहने की, जब उसके भीतर भी कई ऐसे संकट उभर जाते हैं जो उत्तर प्रदेश के बिग ब्रदर की भूमिका में अगर नहीं निभा पाई, तो फिर उसको राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। यानी सवाल यहां पर पूरी राजनीतिक कांग्रेस के ऊपर खड़े होने की है। और यह सियासत जो है, इस राजनीति जो है बहुत मजबूत इसलिए भी हो चली है क्योंकि इस समय में, इस वक्त में जिस लिहाज से मायावती जी साइलेंट होती चली गई धीरे धीरे, और यह सवाल बहुत बड़ा हो गया कि एक बड़ा वोट बैंक कहां पे जाएगा, किसके साथ जुड़ेगा? अगर वह कांग्रेस के साथ जाएगा या फिर कोई तीसरा व्यक्ति के साथ उसके साथ जुड़ेगा, तो फिर वहां पे उत्तर प्रदेश की सियासत में तो उसे समझना होगा, परखना होगा। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सवाल है। वहां पे समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि बिग ब्रदर के तौर पे खड़ा होना चाहिए। कमोबेश याद देखिएगा यही स्थिति महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार साहब के साथ है। शरद पवार भी अपने ही तौर पे अगर चाहे तो महाराष्ट्र में कांग्रेस उनके दिशा निर्देश पे आगे बढ़े, उनकी बिछाई हुई बिसात पे चले। और दूसरे तरफ अगर देखिएगा तो उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी मुश्किलें जो है, उद्धव ठाकरे अब जो है वो किसी भी हालत में
पीएम मोदी और शाह के साथ खड़े नहीं हो सकते। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी तोड़ी और उसके पिता तक यानी बाला साहब ठाकरे तक को राजनीतिक तौर पर बांटने की कोशिशें की। लेकिन सवाल यहां पर एक सवाल जरूर होता है कि क्या ऐसी स्थिति कोई बनती है जिसमें जब पीएम मोदी जब माइनस में होगी और सत्ता में आने की फिर भी कोई परिस्थिति में हो, तब उस दौर में उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? यह सवाल सोचने के लिए बहुत है, क्योंकि हो सकता है कि आगे राजनीति के खेल कुछ और हो जाए। लेकिन अब बिहार में अगर समझे कि राजनीतिक जो आरजेडी के पास जो यहाँ के तेजस्वी यादव है, झारखंड में हेमंत सोरेन भी जो भाजपा के साथ जाएंगे, लेकिन उसके साथ एक ही सांसद हैं। तेजस्वी यादव हो या उद्धव ठाकरे हो या हेमंत सोरेन हो, उद्धव ठाकरे की ताकत बहुत बड़ी है और उनके साथ इस समय में भावनात्मक तौर पे और संवेदनशीलता के तौर पे अगर देखिएगा तो लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। जिस लिहाज से एक निहाल शिंदे वहां से निकले, कुछ सीमित रह गया, कुछ विचार और परसेप्शन के अगर मद्देनजर देखिएगा तो एक ही झटके में हिंदूवादी पार्टी के तौर पर, और उसमें भी सेक्युलरिज्म का छांव जो है वो जो पवार और कांग्रेस ने मिलकर के लगाया, उससे उनकी ताकत वहां पर बढ़ गई। यहाँ पर सवाल उठता है कि मायावती तो बिल्कुल भी बंद है, चुप है। हालांकि 10 सीटें लोकसभा की जीती थी, लेकिन तब समाजवादी पार्टी के साथ ये चुनाव लड़ी थी। स्टालिन साहब जाहिर तौर पे वो कांग्रेस के साथ है, उनकी मौजूदगी रहेगी भी। अकाली दल किस दिशा में आगे बढ़ेंगे अभी कहना ये बड़ी मुश्किल हो। चलिए, उनके साथ 2 सांसद हैं, केजरीवाल साहब के साथ एक पंजाब का सांसद, और पंजाब के राजनीति या उस राजनीतिक विषाद को कांग्रेस उसको अपने दायरे में पनाह नहीं दे पाती। इसलिए इस समय में अगर जरूरत पड़ी तो आप ध्यान दीजिएगा कि संजय सिंह जब जेल गए आम आदमी पार्टी के सांसद, तो जो एक पार्लियामेंट के भीतर जो एक नई डमाडोल नजर आई वो कहीं ना कहीं एनसीपी पवार साहब, वही शरद पवार साहब जिसको एक समय में केजरीवाल साहब करप्ट कह करके कटघरे में खड़ा करते रहे। लेकिन आज उस राजनीति के जिक्र नहीं जो 2024 के लोकसभा चुनाव के आगे दिशा में बढ़ते हुए विषाद का सवाल उठता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा माइनस पीएम मोदी और शाह के दिशा में आगे क्यों बढ़ेगी, और भाजपा के भीतर में क्यों नेता 2 ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक नेता अगर नितिन गडकरी साहब हो जो राजनीतिक तौर पर भी आरएसएस के करीब नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिएगा राजनाथ सिंह भी है। हिंदी पट्टी क्षेत्र के भीतर उनकी बहुत अच्छी राजनीतिक जिंदगी गुजरी है, और उस हिंदी पट्टी ही नहीं, हिंदी क्षेत्र नहीं, बल्कि देश के भीतर में भी राजनाथ सिंह का पहचान अटल बिहारी वाजपेयी महोदय के दौर से रहा, क्योंकि उस समय वो मंत्रिमंडल में थे और उस लंबे राजनीतिक दौर को उन्होंने देखा है। इस सवाल इसलिए भी अभी महत्वपूर्ण इस समय में हो चला है कि क्या वाकई ऐसी स्थिति बन रही है या फिर बन पाएगी। यहाँ पे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम अगर कांग्रेस को कितना ताकत दे सकती है, और जब ये 5 राज्यों में जब बहुत क्लियर तौर पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, एक पल के लिए जरा आप कल्पना कीजिए कि जो लोग मान चुके हैं कि बाइपोलर पॉलिटिक्स में जा चुके हैं राजनीति, तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल अपने आप को तीसरी धारा के तौर पर क्यों खड़ा होना चाहती है, क्यों खड़ा करना चाहती है। जरा इस बात को अगर समझे और बिल्कुल साफ तरीके से अगर इसको परखने की कोशिश करें तो अब तक जितने चुनाव हुए उन चुनावों के भीतर अगर देखिएगा तो तीसरी पार्टी का कोई भी महत्व नहीं होता। कर्नाटक देख लीजिए 42-43% कांग्रेस को, 36% बीजेपी को। जेडीएस जैसी महत्वपूर्ण पार्टी कई बार सत्ता में भी रही, वह खिसा करके 13% वहां पर वोट मिलती है। लेकिन तमाम पार्टी, तमाम सहयोगी दल जो वहां पे होते हैं वहां 1% से कम होते हैं। सीपीएम पश्चिम बंगाल में कितने लंबे समय तक रहा, उसको 5% से भी कम वोट मिले। कांग्रेस जो है 3% वोट वहां पर नहीं ले पाई, और जो ममता बनर्जी 48%, बीजेपी लगभग 38%। ये संदेश बाइपोलर का होता है। उत्तर प्रदेश के भीतर का अगर नजर दीजिएगा, एक नजर में समझिए तो कांग्रेस और प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस, वह भी जो वोट का प्रतिशत होता है वो 2.3%। आरएलडी जो होता है वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर में 2.8%। आम आदमी पार्टी 1% वोट बैंक में वोट नहीं मिला, उन्हें 0.3% मिला। लेकिन भाजपा देखिएगा तब 41.3%, समाजवादी पार्टी 32%। वहां पे जो बीएसपी थी मायावती वहां पे चुप थे, साइलेंट थे, लेकिन वहां पे फिर भी जाति तौर पे कहिए या काशीराम ने किया या मायावती ने उसने साथ जुटी रही, वो उस सब को देखिएगा तो वो 12-13% वोट उनके साथ रहेगी।
ऐसे कैसे छितराएगा, कैसे बिखरेगा, कैसे कोई नया आएगा, कैसे खड़ा होगा? ये संदेश बिल्कुल भी क्लियर है, साफ है। गुजरात के अंदर अगर झांकिएगा तो भाजपा अगर 49% लेते तो कांग्रेस को 41% मिलते, यानी 90% वोट तो ये दो ही पार्टी के बीच है। तो बाकियों के झोली में क्या आएगा? यह क्लियर बतलाती है ये परिस्थिति कि लोगों के दिमाग में बाइपोलर स्थिति अगर होती है, यही वह दबाव होता है कि जो इंडिया अलायंस को एक साथ खींच करके इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे सवाल उठता है कि कांग्रेस इस देश के भीतर में जहां पर भाजपा से टकराती है, 180 सीट में से कांग्रेस केवल 8 सीटें ही जीत पाई। क्या ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम यह संभव हो सकता है क्या? कोई बता सकता है क्या कि कोई 180 में 8 सीट मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, दिल्ली? यह बिल्कुल संदेश क्लियर है कि इन 180 लोकसभा सीटों में से केवल 8 सीट का जीतना ही, और दूसरी तरफ अगर झांकिएगा जो इंडिया अलायंस के गठबंधन जिन 4 राज्यों में मौजूद, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो और महाराष्ट्र का क्षेत्र हो, इन 4 राज्यों में 210 सीटें होती है। 210 सीटों में से कांग्रेस जो है केवल यहां पर 5 सीटें ही जीत पाई थी। अब जरा आप सोचिए कि 180 सीटों में कांग्रेस भाजपा से टकराती है और इसमें से 8 सीटें जीतती है। अगर गठबंधन के साथ या गठबंधन के मौजूदगी में 210 में से 5 सीटें जीत पाती है, यानी 543 सीटों में से 390 सीटों में से केवल कांग्रेस को 13 सीट पर ही जीत मिल पाई। तो क्या ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद यह स्थिति संभव हो पाएगा? तो कोई भी यह कह सकता है कि स्थितियां बदल जाएगी, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बहुत मायने रखता है। इसमें से कर्नाटक जीत चुके हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर चुनाव होने वाले, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र था। हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बना चुके हैं। असम की परिस्थिति उस नॉर्थ ईस्ट से जुड़ गई, जहां पे मिजोरम के सीएम तक को यह कहना पड़ा कि वो प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। दक्षिण का दरवाजा अगर देखिएगा तो भाजपा के लिए बंद हो चला है। नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा किस दिन असम के साथ बंद हो जाए यह किसी को नहीं पता। यह परिस्थिति यह बतलाती है कि उस हिंदी क्षेत्र के भीतर में जब भाजपा और आरएसएस की राजनीति चलेगी तो राजनाथ सिंह उसमें से आपको बिल्कुल भी दिखाई देते हैं, जब वहां पर भाजपा खिसक करके एक ही पल में 200 के करीब 272 सीटों के बदले जो है 200 के आसपास सीटें लेकर के आएगी। तो यहाँ पर जो आप सब सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पे सवाल यही होगा बड़ा कि जो गठबंधन के साथी हैं, जो सहयोगी हैं, उसमें 3-4 साथी जो महत्वपूर्ण हैं, उसमें उनका क्या कहना होगा। जैसे ममता बनर्जी के पास जो 22 सीटें आज के समय में, नीतीश कुमार के पास 16 लोकसभा सीटें आज के समय में, शरद पवार साहब के पास 4 सीटें हैं आज के समय में, और अखिलेश यादव वो शिफ्ट नहीं करते, उनकी राजनीति ये इजाजत नहीं थे। लेकिन हमने एक बात और कहा, राजनीतिक सौदे के चक्कर में मतलब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा संभव हो सकता है और वैसे राजनीति में जरूर जाए जहां की फले फूले और उनकी राजनीति को जो है सो विस्तार हो और सत्ता तक पहुंच पाए। उत्तर प्रदेश के भीतर में जो जिस जाति विशेष से आते हैं योगी साहब, उसी जाति विशेष से राजनाथ सिंह भी आते हैं, और राजनाथ सिंह की ठसक जो है राजनीति उत्तर प्रदेश के भीतर में अब योगी राज नजर आता है। लेकिन जब 225-20 के अंदर रहते हैं तो राजनीतिक सौदेबाजी के अंदर में कौन सा ऐसा नाम उभर करके बाहर आएगा? इसमें योगी इसलिए भी दिल्ली आने की परिस्थिति में नहीं हो सकते कि उनकी राजनीतिक जो बुलडोजर की राजनीतिक चली या फिर पाइपलाइन जो नहीं लाइन खींच देगी, उन्होंने एक नई राजनीतिक खींच चला दी, उसमें भाजपा को अच्छा लगता है, लेकिन इस सहयोगियों को अच्छा नहीं लगता जो गठबंधन वाले दल है। और उसमें जो है भाजपा के भगवा आवरण को ओढ़ने में कोई भी सहयोगी इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि जो मानते हैं सेकुलर हैं, बाहर से रह कर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चले गए, लेकिन अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश हमेशा करते रहे। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि जिसका हिंदी क्षेत्र के भीतर अगर आप झांक करके देखिएगा तो राजनाथ सिंह का जिक्र क्यों यहाँ पे बार बार किया जा रहा है? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर जो आरएसएस के झोंके के साथ देखिए तो गडकरी साहब का क्यों यह जिक्र आता है? क्योंकि गडकरी उस कॉर्पोरेट उस आरएसएस की छत का मिला हुआ एक कॉकटेल बने हुए, जो अपने ही गवर्नेंस के काम के तौर तरीके जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पे वो महाराष्ट्र के भीतर ही थे, तब जो काम किए, जो मान्यता जो मिली, वो आज तक सड़क बनाने को लेकर के अभी तक केंद्र में भी
और गडकरी साहब की राजनीति को अगर आप परखिएगा तो 2014 के मंच पर वो बैठे हुए उस समय की पीएम मोदी की मौजूदगी बतौर प्रधानमंत्री, वहां से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को उठाया और 2019 के भीतर वो जिक्र नहीं कर रहे थे कि गडकरी साहब को जिताइए, लेकिन गडकरी साहब ने अपने ही बूते नागपुर के अंदर जो पहचान बना ली, उसकी एक हकीकत इस देश में इस रूप में भी समझना चाहिए कि अगर गडकरी इंडिपेंडेंट लड़ जाए तो उनकी वोट बढ़ जाए। वजह होती है कि भाजपा के होने से मुस्लिम वोट और दलित वोट साथ नहीं आएगा, लेकिन गडकरी साहब डिपेंडेंट आए यानी स्वतंत्र लड़ते हैं तो दोनों वोट बैंक और उनके खाते में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल होता है कि नीतीश ममता पवार, यहाँ पे जिक्र इसलिए भी पवार का जिक्र है कि वो महाराष्ट्र के राजनीति के भीतर इस लिहाज से भी वो साधना चाहते हैं जहां पे संदेश लगातार यह जाए कि वो हर तरफ है। वो उनकी जो दुश्मनी है ना भाजपा से और ना ही उनकी दुश्मनी जो अडानी से। और राजनीतिक के देखिएगा, राजनीतिक जमीन को बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र के गवर्नेंस के भीतर जो नौकरशाह और पुलिस है उनकी यारी भी उनके साथ जग जाहिर है, वो कोई छिपा हुआ बात नहीं है। लेकिन जिस दौर में जिस समय में राहुल गांधी एक मोटी लकीर के साथ राजनीति में कह रहे कि हम हैं, या इस समय सामने में मोदी और उनके तमाम कॉर्पोरेट दोस्त हैं, ये तो तय करना ही पड़ेगा। और इंडिया अलायंस के भीतर यह नए शब्द में इसको डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जब जोड़ दिया जाए तो सवाल यहाँ पे उठता है कि बाइपोलर तो राजनीति खिंच गई, तो क्या चुनाव के परिणामों के मद्देनजर, क्या 5 राज्यों के विधानसभा परिणाम के मद्देनजर उससे पहले की जो हड़बड़ाहट है, ये मैसेज यहाँ पे जो कन्वे हो रही है, क्या एक राजनीतिक सौदेबाजी हो सकती है? उसके बाद की स्थिति परिस्थिति, क्या राजनीतिक सौदेबाजी किसके साथ होगा, कौन करेगा? क्योंकि पीएम मोदी, शाह और योगी इन तीनों के साथ सहयोगी नहीं जुड़ेंगे भाजपा के भीतर। अगर देखिएगा, झोंकिएगा, देखिएगा तो फिर वहां पे जिस राजनीति को साध रहे हैं वहां पे अपने अनुकूल परिस्थिति 2024 की परिस्थिति उसके बाद की बनाई जा रही है कि वहां पे कद्दावर नेता जाके इनकी राजनीतिक जमीन अपनी मजबूत है, उनको डिगाने की काम बखूबी उन्होंने कर दिया। लेकिन एक बात बिल्कुल समझ में आता है कि राज्यों की हार लोकसभा चुनाव के सीधा प्रभाव डाल सकती है। अब यहाँ पे जो वोट का परसेंट होगा, 10% के अगर अंतर, 10% से ज्यादा प्रतिशत का अगर अंतर आ गया तो कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं आ पाएगी। वो यही परिस्थिति है कि जहां पर वसुंधरा राजे को स्पेस दे दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को भी स्पेस दे दिया गया, रमन सिंह को भी स्पेस दे दिया गया। यह परिस्थिति नए तरीके से उभर करके सामने है। लेकिन दूसरी तरफ देखिएगा तो इंडिया गठबंधन के भीतर का खेल देखिएगा तो ममता बनर्जी अपने राज्य के भीतर अपने तौर पर न ही लेफ्ट को स्पेस देने के लिए तैयार है और न ही कांग्रेस को झोंकने के लिए भी तैयार है। महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति में अगर देखिएगा तो शरद पवार साहब कांग्रेस को उसी लिहाज से परखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बिहार के भीतर में अगर नजर डालिएगा तो बिहार के भीतर के गठबंधन जो बना उसमें नीतीश कुमार उस समय में नहीं, उस दौर में नहीं है जो दिल्ली तक आ सकते हैं, दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस चुनाव में ज्यादा सीटें हासिल करके आने वाले समय में राजनीतिक सौदेबाजी करने से कौन कतराता है, कौन घबराता है, उस टाइम पे देखा जाएगा। लेकिन मौजूदा समय की राजनीति के भीतर अगर सबको यह पता है कि अगर लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी अगर काम कर रही तो फिर भाजपा बिहार में उनके लिए मुश्किल हो सकती है। भाजपा के लिए अगर अभी मुश्किल है, बाद में अगर जोड़ा जाएगा बिहार प्रदेश के अंदर से, यह राजनीति क्या इंडिया के भीतर में एक ऑक्सीजन उस भाजपा को दे रही है जो भाजपा अपने तौर पर यह मान करके चलते कि मोदी और शाह माइनस भाजपा इस दौर में स्पेस जो मिलती है और जो गठबंधन की राजनीति होती है उसमें सबसे हाई एंड पे होंगे। और कांग्रेस कमो बेस पे उन तमाम राज्यों के भीतर अगर मजबूत हो जाती है तो उन सहयोगियों के मुश्किल हो जाएगी जो सहयोगी अभी इंडिया गठबंधन के साथ है। और राजनीतिक के इस मिजाज को अगर देखिएगा और उन लहरों के साथ है और जिसमें राजनाथ सिंह और गडकरी आने वाले समय में भारत देश के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं क्या, यह सवाल इसलिए भी उभर करके आ रहा है। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि गठबंधन के लिहाज से अगर कांग्रेस अपने बूते अगर चलने की स्थिति में अगर आ गई तो फिर क्या होगा, ये कहना बड़ा अभी मुश्किल है। हो सकता है कि कांग्रेस इस देश की राजनीति को ही पलट दे। यह भी हो सकता है कि इस समय में आमने सामने अगर कांग्रेस और भाजपा टकराए तो एक ही झटके में सहयोगी के लिए मुश्किल लोकसभा चुनाव के भीतर हो जाएगी। यह भी हो सकता है। और सहयोगी इस समय में अगर छोड़ना नहीं चाहते, इस मौके को गंवाना नहीं चाहते क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई योगदान ही नहीं, सरकार बनने वाले भी नहीं हो, तो यह कहीं झुकेंगे, कहीं रुकेंगे, कहीं ठहरेंगे, कहीं सौदेबाजी होगी, कहीं खरीद फरोख्त होगी। यह परिस्थिति होगी जरूर। लेकिन जब जिक्र हो रहा है हिंदी क्षेत्रों का, हिंदी पट्टियों का, तो वहां पर यह एक बात और क्लियर है, एक बात और समझने की जरूरत होती है कि अगर पीएम मोदी गुजरात से निकल करके बनारस क्यों आ गए
और हिंदी क्षेत्रों में भाजपा या आरएसएस के लिए कितनी महत्वपूर्ण रही है। और हिंदी क्षेत्रों के भीतर ही चेहरा राजनीत सिंह ही तब भी थे। उस समय राजनाथ सिंह बीजेपी का अध्यक्ष हुआ करते थे। और उसके बाद की राजनीति में जिस तरीके से योगी छाए उत्तर प्रदेश के भीतर में, और ओबीसी के तौर पर खुले तौर पर इजहार कर दिया पीएम मोदी ने कि मैं ओबीसी हूं। और मैं उस दौर में अध्यक्ष जब अमित शाह जी थे तो उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि हाँ, पहली बार इस देश के भीतर में कोई प्रधानमंत्री ओबीसी बना। तो मंडल की राजनीति को जरा थामना और हिंदी क्षेत्रों के भीतर में क्या एक नेता को नए उदय के साथ देखना और दिखलाना भी, इन परिस्थितियों ने उन पुराने भाजपा के भीतर नायकों को खत्म कर दिया। लेकिन यहां पर संकट इसलिए भी अब बड़ा हो चला है कि अगर 272 के आंकड़ा को अगर पार नहीं कर पाती है भाजपा, तो उनके साथ तमाम जो सहयोगी महाराष्ट्र, पंजाब या बिहार के जो भी उनके साथ रहे, या इस समय में कुछ नए भी निकल करके सामने आ रहे हैं, वह अगर दिल्ली की सत्ता में भागीदारी चाहेंगे तो वह कांग्रेस को चुनेंगे या फिर भाजपा को चुनेंगे। अगर दोनों ही सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ने लगे तो की परिस्थिति बता रहे हैं। दरअसल ये जो लहर जो है राजनीति की, ये समुद्र की लहरों से भी कहीं ज्यादा राजनीतिक गलियारों में है। इसीलिए जब आप इसको समझिएगा, परखिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, तो जो राजनीतिक गर्माहट इंडिया के भीतर से निकलेगी, अगर उसकी आवाज अगर आपके कानों तले नहीं जाए तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि क्या भाजपा के ऐसे कौन से नेता किस रूप में इंडिया गठबंधन के संकट को उभारता है। यह एक संकेत है आने वाले समय की उस राजनीतिक गलियारों में जिसमें पीएम मोदी और माइनस भाजपा, शायद इसलिए भी भाजपा के भीतर से निकले हुए नए चेहरे के साथ कोई खड़े होते हुए कोई सहयोगियों की एक लंबी कतार होगा। इसको देखिएगा जरूर। इतना ही कहकर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।